गाइस, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ट्यूबरोक्लोसिस एंड सेकंड वन इज द चिकन पॉक्स। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंजा। सो गाइस, व्हाट इज इन्फ्लुएंजा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लू, जो कि मेनली देखने को मिलता है विंटर सीजन में, लाइक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में। सो व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? It is highly infectious disease that is mainly occurs in winter season। कौन से सीजन में होता है? विंटर सीजन में। और इसका अनदर नेम क्या है? अनदर नेम इज फ्लू। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा डिजीज कंडीशन है, ये मेनली कौन से एज ग्रुप को इफेक्ट करता है? सो गाइस, इन्फ्लुएंजा सारी एज ग्रुप को कवर करता है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, अडल्ट या फिर ओल्ड एज। तो एज ग्रुप में कौन से आएंगे? ऑल एज ग्रुप। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जब से डिजीज कंडीशन का जो वायरस है वो बॉडी में एंटर हुआ और जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम वहां पे क्रिएट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है 1 to 2 days, या फिर आप बोल सकते हो 24 to 48 hours, 1 to 2 days। सो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन थी इन्फ्लुएंजा की। नाउ कम्स ऑन द कॉजेटिव एजेंट फॉर द इन्फ्लुएंजा। सो इन्फ्लुएंजा का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के भी 3 टाइप्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी। सो कॉजेटिव एजेंट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। और इन्फ्लुएंजा वायरस के फर्दर टाइप है ए, बी एंड सी। सो ये क्या है? लाइक अगर आपसे कोई पूछे इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है, सो इन्फ्लुएंजा वायरस ही इन्फ्लुएंजा को कॉज करेगा, और ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है। नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है। सो इसमें सबसे पहले आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। इसका मतलब होता है कि एयर में जो ड्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने स्नीजिंग किया, कफिंग किया, तो उसमें जो वायरस है वो ड्रॉपलेट के थ्रू हेल्दी पर्सन में जा सकता है। सेकंड थिंग आती है कंटामिनेटेड फोमाइट्स, एंड थर्ड थिंग आती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट मीन्स हैंड शेक करके या किसी थिंग्स से टच करके जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने ऑलरेडी टच की हो, सो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। सो ये 3 क्या थे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ थर्ड थिंग क्या आती है इसके? साइन एंड सिम्टम, मतलब इन्फ्लुएंजा वाले पेशेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। सो नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम। इट मीन्स कि जो इन्फ्लुएंजा वाला जो पेशेंट है उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम वहां पे शो होगा फीवर। फीवर क्यों? क्योंकि कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, आइदर वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई है या वायरस है। सबसे पहले जो अनहेल्दी पर्सन जो हो रहा है उसको क्या होगा? फीवर अराइज होगा। सो फर्स्ट वन इज द फीवर। फीवर कितना हाई जा सकता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो हाई ग्रेड फीवर। सेकेंड वन इज द फीवर के साथ साथ वहां पे देखने को मिलेगा मैलेस। मैलेस मीन्स थकावट होगा उसको, चिल्स होंगे, ठंड लगेगी, हेडेक, एंड उसको हो सकता है बैकएक। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज द फेस इज फ्लश्ड। इन्फ्लुएंजा में जो फेस है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? फेस इज फ्लश्ड। एंड
लास्ट सिम्टम इसमें हो सकता है कि ये जो सारे सिम्टम है ये सीवियर कंडीशन में जाके पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, बिकॉज अगर फीवर, मैलिस ये सारी चीज़ें कोलैबोरेट हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालेंगी, तो वहाँ पे डिस्निया देखने को मिल सकता है और वहाँ पे एपनिया भी हो सकता है। सो डिस्निया की कंडीशन की वजह से वहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। नाउ कम्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा। सो नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम इस चीज में क्या क्या यूज कर सकते हैं? वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन लगती है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है इसके जो कंटेंट है वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इसका ट्राइवेलेंट था, नाउ इस ईयर 2021 में ये टेट्रावेलेंट के नाम से दी जाती है। सेकेंड थिंग इज द आइसोलेशन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है उसको आइसोलेट होना है एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग, अवॉइड स्पिटिंग इन द पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन फैलता है। सो क्या करना है? अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस। Next one is the people must be educated about the healthy habits. Now healthy habits में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? यूज ऑफ मास्क, हैंड हाइजीन, अवॉइड क्राउडेड प्लेस, हेल्दी डाइट, अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड स्मोकिंग। सो ये सारे किस चीज में आएंगे? हेल्दी हैबिट्स में। हेल्दी हैबिट्स। सो ये सारे क्या थे? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा। नाउ कम्स ऑन द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप फार्मेकोलॉजिकल या नॉन फार्मेकोलॉजिकल क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो? सो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देंगे वहां पे एंटीवायरल ड्रग। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक वायरल डिजीज कंडीशन है। सेकेंड थिंग हम दे सकते हैं एनाल्जेसिक, बिकॉज मैंने आपको बताया था साइन एंड सिम्टम में उसको फीवर के साथ पेन भी रह सकता है। सो ये उस केस में हम क्या देंगे वहां पे? एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट थिंग, अगर उसको बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे? कफ सप्रेसेंट देंगे। कफ सप्रेसेंट। एंड फीवर को कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं वहां पे एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक जो कि फीवर को कम करते हैं। सो ये सारा क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड दीज आर द ट्रीटमेंट दैट आर यूज फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस। नाउ गाइस, नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वुपिंग कफ। सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वुपिंग कफ के बारे में। वुपिंग कफ जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? पर्टूसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? और पर्टूसिस। सो जो ये वुपिंग कफ है, दिस इज वेरी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज वेरी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ अब बात आती है कि ये जो पर्टूसिस है ये मेनली कौन से एज ग्रुप को अटैक करता है? सो आफ्टर 10 ईयर ऑफ एज ग्रुप ये एल्डर तक ये कॉज करता है। सो एज में आता है आफ्टर 10 ईयर ऑफ एज ग्रुप। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चों में ये क्यों देखने को मिलता है? सो गाइस, जो बच्चे इम्यूनाइज्ड होते हैं किससे? पर्टूसिस के। क्योंकि आप सबको पता है एट द टाइम ऑफ बर्थ डीपीटी इंजेक्शन जो है वो मेनली इसके लिए ही यूज किया जाता है, जिसमें डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्टूसिस। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर किसी को इम्यूनाइजेशन वैक्सीन नहीं लगी है पर्टूसिस के अगेंस्ट तो उस केस में उन बच्चों को ये देखने को मिल सकता है। सो अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। नाउ कम्स ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड पर्टूसिस का रहता है 7 to 14 डेज। सो ये सारी थी इसकी इंट्रोडक्शन। नाउ कम्स ऑन द कॉजेटिव एजेंट फॉर द पर्टूसिस। सो नेक्स्ट वन इज द causative agent for the
वुपिंग कफ। सो क्या इसका कॉजेटिव फैक्टर रहता है? बॉर्डटेला पर्टुसिस। नेक्स्ट थिंग इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट मीन्स कौन कौन से मोड के जरिए ये हमारी बॉडी में जा सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो सबसे पहले आता है इसमें सेम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एंड सेकेंड थिंग इसमें आती है आर्टिकल फ्रेशली इन्फेक्टेड बाय द डिस्चार्ज। इट मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसने कोई कफिंग किया है, स्पिटिंग किया है, सो उसका जो डिस्चार्ज है वो क्या है, अगर बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड और हेल्दी पर्सन ने उसको यूज़ कर लिया तो वहाँ पे हो सकता है फ्रेशली कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। सो ये क्या थे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेटिव एजेंट फॉर द वुपिंग कफ। नेक्स्ट थिंग इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वुपिंग कफ. Now comes on the prevention and control of the influenza. So guys, सॉरी इन्फ्लुएंजा नहीं, वुपिंग कफ. सो वुपिंग कफ में हम मेनली प्रिवेंशन में यूज करेंगे वैक्सीन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डीपीटी वैक्सीन हम यूज करते हैं. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो सबसे पहले इसमें आती है वैक्सीन. कौन सी वैक्सीन हम इसमें यूज में लेते हैं? डीपीटी. सो इसमें डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स pertussis and T means tetanus. सो ये तीनों कंडीशंस जो है वो मेनली हम इसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? DPT. नेक्स्ट थिंग आती है कि प्रिवेंशन और कंट्रोल में जो पेशेंट है उसको हमने फुल रेस्ट देना है एंड वेंटिलेटेड रूम. वेंटिलेटेड रूम जिसमें अच्छी ऑक्सीजन होनी चाहिए. वेंटिलेटेड रूम हम इन्फेक्टेड पर्सन को प्रोवाइड करवाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज द रिथ्रोमाइसिन. रिथ्रोमाइसिन हम एज अ एंटीबैक्टीरियल वहां पे यूज कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको कोई बैक्टीरिया वहां पे एंटर ना कर जाए. रिथ्रोमाइसिन. सो गाइज ये सारी थी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वुपिंग कफ. इसमें सिर्फ हम मेनली डीपीटी वैक्सीन का ध्यान रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नाउ जंप टू द नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, दैट इज द मीजल. नाउ नेक्स्ट डिजीज कंडीशन इज द मीजल्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं? रूबेला, रूबियोला. ओके, सो मीजल्स क्या है जिसको हम रूबेला भी बोलते हैं? ये मेनली चिल्ड्रन में इफेक्ट करता है 3 to 5 ईयर ऑफ एज. एज ग्रुप क्या रहती है इसमें? 3 to 5 ईयर. एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज द 8 to 15 डेज. नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मीजल्स. सो कॉजेटिव एजेंट रहता है इसका रूबेला वायरस. रूबेला वायरस. नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इट मीन्स जो रूबेला है, मीजल्स है, वो किस जरिए फैल सकता है. सो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के थ्रू. एंड सेकेंड थिंग इज द डायरेक्ट, लाइक डायरेक्ट टचिंग से भी ये हो सकता है. सो ये थी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मीजल या फिर रूबेला. नाउ नेक्स्ट कम्स ऑन द साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द मीजल्स. नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम. सो साइन एंड सिम्टम में इसकी रहती हैं 2 स्टेजेस. स्टेज 1 जिसको हम कैटारल स्टेज भी बोलते हैं. स्टेज 1 को हम और क्या बोलते हैं? कैटारल स्टेज. एंड सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ इरप्शन. स्टेज 2 जिसको हम और क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ इरप्शन.
सो अब हम बात करते हैं स्टेज 1 में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वहां पे देखने को मिलेगा फीवर, क्योंकि क्या है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जब वर्क करती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं फीवर। सेकेंड थिंग इज द रनी नोज। रनी नोज जिसको हम मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं राइनोरिया। नेक्स्ट थिंग इज द कफिंग, बहुत ज्यादा उसको क्या रहेगा, कफ रहेगा। एंड जो रैशेज होंगे वो मेनली देखने को मिलेंगे फेस के ऊपर या माउथ के ऊपर। अपीयरेंस ऑफ रैशेज ओवर माउथ। एंड लास्ट में इसमें देखने को मिल सकता है वाटरिंग आइज। वाटरिंग आइज। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम किस में देखने को मिले, कैटारल स्टेज में। इट मीन्स अभी जो मीजल का जो वायरस है वो अभी एंटर हुआ है, जिसमें फीवर, रनी नोज, कफ, अपीयरेंस ऑफ रैशेज ओवर द माउथ एंड वाटरी आइज देखने को मिलेंगे। सेकेंड थिंग इज द स्टेज ऑफ इरप्शन। स्टेज ऑफ इरप्शन में क्या रहेगा, जो रैशेज हैं वो ओवरऑल द बॉडी स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेडिंग ऑफ रैशेज ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या होगा, जो रेड स्पॉट हुए हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द मीजल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम मेनली यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट आती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइव एटीन्यूटेड मीजल वायरस की वैक्सीन को, जो कि हम 1 ईयर ऑफ एज ग्रुप में देते हैं। लाइव एटीन्यूटेड मीजल वैक्सीन ओवर 1 ईयर ऑफ एज। सो ये क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट आती है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो कि हम बाद में यूज करते हैं, और इस चीज के लिए हम यूज में लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या यूज में लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ये है मेन प्रिवेंशन फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल। कंट्रोल में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पेशेंट को आइसोलेट। आइसोलेट कब करेंगे, आइसोलेशन आफ्टर 7 डेज। जब से उसके रैशेज देखना स्टार्ट हुए उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। इम्यूनाइजेशन मस्ट है, इम्यूनाइजेशन हम उसकी करेंगे, इम्यूनाइजेशन मस्ट। एंड लास्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं जो वो यूज करता है उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। आर्टिकल शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड, इट मीन्स डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन उसमें फैल गया है उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे, मतलब उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। सो गाइज ये सारे थे रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, चिकन पॉक्स पढ़ा, देन हमने मीजल्स पढ़ा, इन्फ्लुएंजा पढ़ा। ये सारी किसमें आती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नाउ जंप टू द नेक्स्ट communicable disease, that is the arthropod borne disease. So next communicable disease हम पढ़ने जा रहे हैं arthropod borne disease, जिसमें 3 disease conditions आती हैं, मलेरिया, प्लेग एंड फ्लेरियासिस। सो गाइज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया, सबने ये नाम सुना होगा, मलेरिया इज वेरी कॉमन डिजीज कंडीशन, जो कि मेनली किसके काटने से होती है, एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज कंडीशन है। इट इज एन प्रोटोजोअल डिजीज। इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। नेक्स्ट थिंग, कॉजेटिव एजेंट।
या कॉजेटिव आप ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें मेनली आता है कि कौन से ये मच्छर के काटने से होती है, एनाफिलिस मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो। एंड गाइस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज फ्रॉम 9 to 30 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड इज 9 to 30 डेज। ये तो था कि इसका जो मच्छर है उसका नाम क्या है, एनाफिलिस मॉस्किटो, बट इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सो कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या आते हैं उसमें, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये सबसे डेंजरस वाला टाइप है। सेकेंड वन इज द प्लाज्मोडियम ओवेल, सेकेंड टाइप इज प्लाज्मोडियम ओवेल। थर्ड टाइप इज प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। एंड लास्ट वन इज द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। सो ये क्या थे इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी रहती है, फर्स्ट वन इज द ड्रॉपलेट एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ऑलरेडी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया हुआ है एंड डायरेक्ट का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ड्रॉपलेट मीन्स जो एयर में छोटे छोटे कंटेंट्स होते हैं, कफिंग स्नीजिंग की वजह से हो सकता है, एंड डायरेक्ट मीन्स हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट के जरिए। सो नेक्स्ट वन इज द मलेरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है वेक्टर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सबसे पहले आता है वेक्टर। सो वेक्टर का मतलब क्या है, इट मीन्स जो फीमेल एनाफिलिस है, एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसने बाइट कर लिया है किसी हेल्दी पर्सन को। बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सो सबसे पहले कौन सा ट्रांसमिशन आ गया, वेक्टर। सेकेंड थिंग इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, बाय इंजेक्टेड ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और प्लाज्मा। इट मीन्स किसी को ऑलरेडी मलेरिया है और हमने क्या किया, उस मलेरिया वाले पर्सन का ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया। सो गाइस वो भी जो दूसरा हेल्दी पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, मलेरिया को कॉज कर देगा। इन्फेक्टेड ब्लड एंड प्लाज्मा, ये हो गया डायरेक्ट। एंड थर्ड थिंग इज द कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब इन्फेक्टेड मदर टू देयर न्यूबॉर्न बेबी। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, मदर टू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न कौन सा होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूबॉर्न बेबी। सो ये सारे क्या थे, ट्रांसमिशन, वेक्टर, डायरेक्ट एंड कंजेनाइटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ द मलेरिया। सो नेक्स्ट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द मलेरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सम टाइम ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेक्स्ट आर द साइन एंड सिम्टम। क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो गाइज देयर आर द थ्री स्टेजेस में इसमें साइन एंड सिम्टम आते हैं। सबसे पहले आती है कोल्ड स्टेज। सो कोल्ड स्टेज में बेसिकली क्या होगा, ऑनसेट ऑफ फीवर होगा विद चिल्स एंड द सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। ऑनसेट ऑफ फीवर विद एक्सट्रीम चिल्स एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड। इट मीन्स उसको फीवर तो आएगा बट साथ ही साथ में उसको क्या होगा, चिल्स होंगे और उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होगा। सेकेंड स्टेज इज द हॉट स्टेज। हॉट स्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कितना, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिलेगा। फीवर कितना देखने को मिलेगा, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इसके साथ साथ उसको हो सकती है यहाँ पे इंटेंस
headache. And last stage is the sweating stage. Sweating stage. So नाम से ही पता चल रहा है स्वेटिंग स्टेज, इट मीन जो फीवर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. फीवर गेटिंग डिक्रीज्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वेटिंग स्टेज. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको. कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड द sweating stage. Now comes on the prevention and control of the malaria. So next one is the prevention and control of मलेरिया. सो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जो मॉस्किटो बाइट है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेजर यूज करते हैं. प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट. इट मीन्स हम मॉस्किटो नेट इसमें यूज कर सकते हैं, फुल स्लीव्स के क्लॉथ इसमें यूज कर सकते हैं ताकि हम मच्छर के काटने से बच सके. सेकेंड थिंग इज द एंटी लार्वल मेजर्स. एंटी लार्वल मेजर्स. थर्ड थिंग क्या आती है? एंटी अडल्ट मॉस्किटो मेजर्स हम इसमें यूज करेंगे. एंटी अडल्ट mosquito measles. And the last one is the control of the human reservoir. Control of human reservoir. एयर कंडीशनिंग रूम होना चाहिए. इट मीन्स फुल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जिस पर्सन को मलेरिया हो गया है. सो गाइज ये था मलेरिया के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.